क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसने कि अब तक के हमारे नॉलेज को झूठा साबित कर दिया और आगे चल के ये हर बार साबित हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है यही रियलिटी के ज्यादा करीब है, न कि क्लासिकल मैकेनिक्स। ये बड़ा अजीब अजीब बातें करता है, जैसे कि जो वेव है वो पार्टिकल भी है और जो पार्टिकल है वही वेव है, जबकि हमारा जो नॉर्मल परसेप्शन है, जो समझने का तरीका है, वो हमें ये नहीं बताता है। हम अगर पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वेव बनता है, पानी का वेव, लेकिन पत्थर पार्टिकल है, पानी में बनता है वेव। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जो वेव है वही पार्टिकल है और जो पार्टिकल है वही वेव है, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सही ठहरता है। हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं देखते हैं कि आपने एक पत्थर फेंका, वो पत्थर वेव बन गया और चारों तरफ फैल के गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता है कि पानी में आपने पत्थर फेंका और पानी में वेव क्रिएट हुआ, वो वेव एक जगह पे कंसेंट्रेटेड होके पार्टिकल की तरह आगे की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा नहीं होता है, वो वेव की तरह चारों तरफ फैल जाता है। सो इस तरह का जो बिहेवियर है, जो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जो वेव है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, जिसे हम पार्टिकल समझते हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। इसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई ये आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन से हुआ और आगे चल के आर्थर होली कॉम्पटन ने एक्सरे के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये दिखा दिया कि एक्सरे में भी पार्टिकल बिहेवियर होता है। तो यहां से आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन से और कॉम्पटन के एक्सपेरिमेंट से ये बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका पार्टिकल बिहेवियर भी होता है। किसी किसी जगह पे हमें ऐसा लगता है मानो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर आइंस्टाइन ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये पैकेट के तौर पे एग्जिस्ट करता है, एनर्जी के पैकेट के तौर पे। एक एक पैकेट को हम फोटॉन कहते हैं और एक एक फोटॉन का जो एनर्जी होता है वो बराबर होता है उस फोटॉन का फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट। उसी तरह से अगर आप इसका मोमेंटम पता करें फोटॉन का, तो आप मोमेंटम भी इसका पता कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा नहीं कहता है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि मोमेंटम होने के लिए मास जरूरी है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। फोटॉन का भी मोमेंटम होता है। अगर आप रिलेटिविस्टिक इक्वेशन यूज करें, स्पेशल रिलेटिविटी के इक्वेशन, तो आप ये पाएंगे कि एक फोटॉन का जो मोमेंटम है ये बराबर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट फोटॉन। हमें यहां पर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन यूज करना ही होगा क्योंकि फोटॉन का स्पीड जो है ये लाइट के स्पीड के बराबर होता है और उतने स्पीड में क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फॉर्मूला है वो सही नहीं बैठता है। एक वीडियो में हमने फोटॉन का मोमेंटम पता किया है, उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक फोटॉन का मोमेंटम पता करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप याद रखें एक फोटॉन का मोमेंटम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट फोटॉन। अब यहां से ये जो आर्थर होली कॉम्पटन का एक्सपेरिमेंट था और उनका जो थ्योरी था इसे पूरी तरह से सपोर्ट करते थे एक फ्रेंच एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, वो थे मॉरिस डेब्रॉय। ये पूरी तरह से कॉम्पटन का जो व्यू पॉइंट था उसे सपोर्ट करते थे। लेकिन आज के वीडियो का हीरो मॉरिस नहीं है बल्कि कोई और है। वो है उनका ही छोटा भाई लुई डेब्रॉय। लुई डेब्रॉय की कहानी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने इतिहास लेके अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन मॉरिस के काम, इनका जो एक्सपेरिमेंट था और इनका जो व्यू पॉइंट था वो उन्हें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। और साथ ही साथ उस समय फिजिक्स एक अजीब दौर से गुजर रहा था। फिजिक्स एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम के दौर में था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा रियलिटी क्या है, क्योंकि अब तक जो लोगों ने वेव माना था वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। तो यहां पर एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ।
जिससे कि लुई डेब्रॉय जो है ये फिजिक्स की तरफ अपना रुख कर लिया। हमारे देश में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई ह्यूमैनिटीज से साइंस की तरफ रुख करे, क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड 8th 9th से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन साइंस लेके पढ़ेगा और कौन ह्यूमैनिटीज रखेगा। एक स्टूडेंट का पोटेंशियल आंकने में मुझे लगता है हमारा देश सबसे पिछड़े हुए देशों में से एक है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, चलिए काम की बात करते हैं। लुई डेब्रॉय ने यह देखा कि वेव जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो उन्होंने जो अपना पीएचडी थीसिस जो 1924 में उन्होंने सबमिट किया था, उनमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इनका अगर बिहेवियर देखा जाए तो ये वेव तो है ही, अब तक तो हम इसे वेव की तरह जानते भी थे और वेव इक्वेशन से भी आप इसे पूरी तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो अगर वेव जो है ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करे तो पार्टिकल को वेव की तरह भी बिहेव करना चाहिए, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हो गया जिसे कि अब तक हम पार्टिकल मानते आए हैं, वो भी वेव की तरह बिहेव करेगा। अब लुई डेब्रॉय ने ये कहा कि एक फोटॉन जो है उसका अगर मोमेंटम देखा जाए तो ये होता है प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ है उस फोटॉन का वो। तो फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें मोमेंटम होगा, तो इसके साथ भी एसोसिएटेड होगा एक वेव जिसे कि मैटर वेव का नाम दिया गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p है तो उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव है जो कि मैटर वेव है उसका अगर वेवलेंथ लैम्डा हुआ तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p और मैटर वेव का वेवलेंथ लैम्डा सेम इसी फॉर्मूला से एसोसिएटेड होगा। दैट मीन हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मैटर वेव का वेवलेंथ। और यहीं से आप थोड़ा रीअरेंज अगर करें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैटर वेव है एसोसिएटेड मैटर वेव उसका जो वेवलेंथ होगा वो बराबर होगा प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और ये उन्होंने कहा था कि हर एक पार्टिकल के साथ मैटर वेव एसोसिएटेड होगा। इसे एस्टेब्लिश होना अभी तक बाकी था क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए इसके लिए जो कि इसे सपोर्ट करे इस व्यू को। तो वहां पर 1927 में डेविसन और जर्मर इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में यह क्लियरली एस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रॉन बीम में भी डिफ्रैक्शन होता है। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट जीपी थॉमसन ने भी किया था। उन्होंने भी ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है, पर डिफ्रैक्शन ये एसोसिएटेड होता है वेव के साथ। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें वेव के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, इसे तो हम पार्टिकल मानते थे, इसमें भी हो गया डिफ्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है। और जब डिफ्रैक्शन पैटर्न से क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला यूज करते हुए जब उस वेव का, एसोसिएटेड वेव का, क्योंकि वेव होगा तभी तो डिफ्रैक्शन होगा, तो एसोसिएटेड वेव का जब वेवलेंथ पता किया गया तो वो एग्जैक्टली मैच कर गया डेब्रॉय का दिया हुआ इस फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूले से जो आप पता लगाएंगे इलेक्ट्रॉन का जो एसोसिएटेड मैटर वेव का जो वेवलेंथ है उसके साथ बिल्कुल मैच कर गया। और जैसे ही ऐसा हुआ ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो गया कि ऐसा होता है कि पार्टिकल में भी वेव नेचर होता है। तो यहीं से आगे जब ये एस्टेब्लिश हो गया तब उन्हें 1929 में फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज। आगे चल के ऐसा बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के साथ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया। आप पढ़े होंगे लाइट के इंटरफेरेंस पढ़ते हुए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के साथ ये किया गया तो पीछे स्क्रीन में इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, इसीलिए तो इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा। वरना दो स्पॉट्स मिलते हैं हमें, यहां पर एक स्पॉट और यहां पर एक स्पॉट, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है। सबसे मजेदार बात यह है इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया। कैसे? एक समय में एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया, तब भी दिखा इंटरफेरेंस पैटर्न। देखिए, इलेक्ट्रॉन या तो पहले वाले स्लिट से या फिर दूसरे वाले स्लिट से पार होगा। इसका मतलब पीछे इंटरफेरेंस पैटर्न हो ही नहीं सकता अगर आप इसे पार्टिकल की तरह देखें, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ।
अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कैसा दिखेगा तो एक टाइम लैप्स वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पे पहुंचेगा, लेकिन बहुत 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 सारे इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन में जाके हिट करेगा तो अंततः हमें ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेंगे। तो यहां ये क्लियर हो गया कि मैटर के साथ एसोसिएटेड एक वेव होगा। पर डे ब्रॉय के पोस्टुलेट से ये पूरा क्लियर नहीं हुआ था कि ये जो वेव है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके लिए प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होंगे। अगर इसे साइन्यूसॉइडल वेव माना जाता है, एक सिंपल वेव माना जाता है, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी अराइज होता है। इन सारी चीजों पे हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे कि प्रॉब्लम कैसा अराइज करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे चल के एरविन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाया था जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो उन सब चीजों पे हम आने वाले वीडियोस पे बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको यह बता दूं कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स के सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आने वाले वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।